नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में स्वागत है। आओ ज्योतिष सीखे के अंतर्गत आज हम बात करेंगे पाठ 12 की, जिसमें कन्या राशि, कन्या लग्न क्या होती हैं, उनका परिचय। साथ ही साथ कुंडली में जब हम लग्न देखते हैं, कन्या लग्न, तो उसमें कौन कौन से पाप फल देने वाले ग्रह होते हैं, कौन कौन से शुभ फल देने वाले ग्रह होते हैं, कौन कौन से मारक होते हैं, कौन कौन से राजयोग कारक होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो पाप फल भी देते हैं और शुभ फल भी देते हैं। तो उन सभी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कन्या राशि में कौन कौन से नक्षत्र उपयोग में आते हैं, उनके कौन कौन से चरणों से कन्या राशि का निर्माण हुआ है, तो उन्हीं सभी चरणों की बात करेंगे, उनके नक्षत्रों की बात करेंगे और नक्षत्र स्वामी और चरण अधिपतियों की बात करते हुए उसका पूरा विश्लेषण आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो जो भी कन्या राशि या कन्या लग्न से संबंधित हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वह सभी के लिए ये पूरी की पूरी क्लास है। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, कन्या राशि, सबसे पहले आपको जो पूरा ब्रह्मांड है, उसके जो आकाश मंडल है, उसके पूरे 108 भाग हैं और उन 108 भागों को 27 नक्षत्रों में विभाजित किया जाए तो एक नक्षत्र के पास में 4 भाग आते हैं, जिनको हम 4 भाग या 4 चरण भी कहते हैं। तो जैसे 360 डिग्री का पूरा जो ब्रह्मांड है, यदि उसको 12 से डिवाइड किया जाए, 12 से उसको भाग दिया जाए, तो हमारे पास में 30 डिग्री एक राशि के लिए आता है। तो 30 डिग्री, और ये जो कन्या राशि है, ये राशि में जो क्रम में 6वीं राशि आती है, तो 6 नंबर से हम इसको समझते हैं कि 6 नंबर है, तो उसका अर्थ है कि वह कन्या राशि है। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक राशि जो बनती है वह 9 चरण की बनती है या 9 भाग की बनती है, तो इस प्रकार से यदि कन्या राशि लेंगे हम, तो उसमें कौन कौन से नक्षत्र उपयोग में आएंगे और कितने चरण रहते हैं, तो 9 चरण रहते हैं, जिसमें 2.25 नक्षत्र की राशि बनती है। ये आप समझ चुके होंगे। अब चलिए, अब समझ लेते हैं कि कौन कौन से नक्षत्र हैं जो कन्या राशि के लिए उपयोग में आते हैं, कौन कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जो कन्या राशि के लिए उपयोग में आते हैं। यदि आपको कोई व्यक्ति मिलता है और वह कहता है मेरा जन्म का नाम इस अक्षर से है, तो आप पहचान सकते हो कि वह कन्या राशि से है या नहीं। यदि किसी का नाम टो, पा, पी, पू, शा, ना, ठा, पे, पो, इन अक्षरों से किसी का नाम शुरू होता है, तो आप ये आराम से उसकी भविष्यवाणी कर सकते हो कि वह कन्या राशि से है और कौन से चरण से है। इन सभी के बारे में आप समझिए। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, हस्त नक्षत्र के 4 चरण और चित्रा के 2 चरण से मिलकर कन्या राशि बनती है, जिसमें उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है उसके स्वामी होते हैं अर्यमा। तो उत्तरा नक्षत्र के स्वामी अर्यमा होते हैं और नक्षत्र के जो चरण है, एक नक्षत्र के एक चरण के 2 अधिपति होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे चरण 2 है, तो इसके 2 अधिपति कौन हो गए? सूर्य और शनि। अक्षर जो होगा वह टो होगा। अक्षर क्या होगा? टो होगा। तो इन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनका नामाक्षर टो होता है, अर्थात उत्तरा फाल्गुनी के दूसरे चरण में जिनका जन्म होता है, वे अपनी जो आदतें होती हैं और जो जीविकोपार्जन के साधन है उनको बढ़ाने की बहुत सोचते हैं। तो अपनी आदतों को भी छोड़ना पसंद नहीं करते और जीवन में बड़े बड़े काम करने के लिए हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं। तो उनके अंदर महत्वाकांक्षा बहुत होती है। वहीं यदि किसी का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हुआ है, तो उसका अक्षर होगा पा। उसका नाम जो शुरू हो रहा होगा वो पा से शुरू होगा और सूर्य और शनि उसमें अधिपति हो जाते हैं। तो सूर्य और शनि अपने अधिपत्य के कारण ऐसे व्यक्ति को ये अस्थिर बनाते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि क्या है? आपस में विरोधी हैं, तो विरोधाभास होगा। तो उसमें व्यक्ति के अंदर क्या होगी? अस्थिरता आपको देखने के लिए मिलेगी और वह अपने आप को ऐसा महसूस करेगा कि उसकी शक्तियां घर और बाहर बट गई हैं, शक्तियां बढ़ चुकी हैं, अर्थात वो समझ नहीं पाता कि वह ये काम करे या दूसरा काम, घर की सुने या बाहर की सुने। तो ऐसा उसके अंदर कंफ्यूजन आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं यदि उत्तरा फाल्गुनी के तीसरे चरण में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो उसका नामाक्षर होगा पी से शुरू और
सूर्य और गुरु यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अधिपति हो जाते हैं। और सूर्य और गुरु के अधिपति होने के कारण उस व्यक्ति में साहित्य के प्रति रुझान होगा और साथ ही साथ उसमें अनुसंधान की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। रिसर्चर होगा, किसी भी वस्तु को आपने कह दिया कि ये ऐसे होगा तो वो मानेगा नहीं। वो जब तक उसको अपने पूरे खोजबीन करके उसको ये खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाता कि ये ऐसा ही है, तब तक वो मानता नहीं है। तो उसमें एक अन्वेषक या एक रिसर्चर की जो मेंटेलिटी है वो उसके अंदर आ जाती है। तो उसका दिमाग कुछ इसी प्रकार का हो जाता है, प्रवृत्ति उसकी जो अनुसंधान की प्रवृत्ति उसके अंदर रहती है। भावनात्मक पक्ष से अगर हम उसको देखें तो वह साहित्य की तरफ उसका रुझान होता है। किताबें पढ़ना, अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ना उसकी एक आदत में होता है। देखिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे हस्त नक्षत्र की, जिसके स्वामी हो जाते हैं सूर्य। देखिए नक्षत्र का कहाँ पर, जो मैं आपको ये नक्षत्र बता रहा हूँ, ये नक्षत्र का उपयोग कहाँ पर होता है कि जब कभी भी आप पर किसी ग्रह की कोई खराब दशा है तो आप वहां देखोगे किस नक्षत्र पर। जब हम कभी आपको सर्वाष्टक कुंडली के बारे में बताएंगे कि सर्वाष्टक चक्र, सर्वाष्टक कुंडली कैसे बनती है और उसमें जो मित्राष्टक आदि है उसमें कैसे उपयोग में होगा, तो उन सब की जब टॉपिक चलेगा तो वहां पर आपको ये समझ में आएगा कि ये जो नक्षत्र हैं इन पर जब कोई प्लेनेट आता है और अगर वो अशुभ फल देने वाला है तो वहां पर इन प्लेनेट के जो स्वामी हैं उनकी आराधना करने से उसके जो बुरे प्रभाव है उसमें कमी आती है। इसलिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो तो ये जो पॉइंट है इनको आपको वाकई में नोट करना चाहिए। जैसे कि हस्त नक्षत्र के स्वामी होते हैं सूर्य, और यहाँ पर चरण पहले की हम बात करें तो ये पू अक्षर से शुरू होता है। पू अक्षर, तो जिनका भी नाम पू से शुरू हो तो वह हस्त नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे हैं। और चंद्रमा और मंगल यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अधिपति हो जाते हैं। चंद्रमा मंगल अधिपति होते हैं तो वह क्या करेंगे, जब चंद्रमा और मंगल, तो चंद्रमा और मंगल के होने से, तो मंगल, चंद्रमा क्या है, मन है, और मंगल क्या है, देखिए चंद्रमा मन हो गया और मंगल क्या हो गया, तो मंगल हो गया एक आवेश, अग्नि। तो क्योंकि ये सेनापति भी है तो वहां पर चंद्रमा और मंगल की जो युति होती है तो उस स्थिति में व्यक्ति कैसा होगा यहाँ पर, तो वह व्यक्ति हठी होगा और आवेशी होगा, क्योंकि उसके मन पर कंट्रोल किसका है, क्रोध का, तो आवेश का। तो वहां पर व्यक्ति कैसा हो जाएगा, वह बहुत ज्यादा हठी होगा, जिद करने वाला होगा, जो जिद ठान ली उसके लिए लग जाएगा। क्योंकि साहसी भी, मंगल साहस देता है तो साहसी भी होगा, तो हठी भी होगा, और साथ ही साथ उसके अंदर कैसी भावना होगी, वह आवेशी होगा, उसे जल्दी जल्दी गुस्सा भी आता होगा, गुस्सा उसका तेज रहता है। चलिए, अगर किसी का जन्म शाह से, जो शाह षटकोण बोलते हैं, उससे शुरू हो तो वह चरण होगा दूसरा किसका, हस्त नक्षत्र का, जिसके चंद्रमा और शुक्र क्या हो जाते हैं, वह अधिपति हो जाते हैं। चंद्रमा शुक्र के अधिपति होने की वजह से ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, ऐसा व्यक्ति कलाओं में रुचि रखेगा, क्योंकि चंद्रमा मन है और शुक्र क्या है, कला है। तो शुक्र क्या है, शुक्र सौंदर्य है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, वह कलाओं में निपुण होगा, सौंदर्यता की तरफ उसका रुझान होगा। तो थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति जिसको हम कह देते हैं कि इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वह सौंदर्य का पुजारी होता है। अब देखिए, अगर किसी का ना शब्द से या हस्त नक्षत्र के तृतीय चरण में जिनका जन्म होगा तो वो उनका चंद्रमा और बुध अधिपति हो जाते हैं। और चंद्रमा बुध के अधिपति होने के कारण, जब चंद्रमा और बुध, तो बुध वाणी है, चंद्रमा मन है, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, ऐसे व्यक्ति की जो कल्पना शक्ति है बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा तीव्र होती है, तेज होती है। वो जो सोचता है तो उसको अपने आंखों के आगे हूबहू वह ऐसा नक्शा भी तैयार कर सकता है कि वह क्या सोच रहा है। तो उसकी जो कल्पना शक्ति है बहुत तीव्र हो जाती है। तो ऐसे लोग अधिकतर पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी कल्पना के आधार पर ही बहुत सारे केस होते हैं जिनको सॉल्व करने की उनके अंदर, ये कहते हैं ना, इंटरनल कैपेसिटी होती है, एक शक्ति उनके अंदर जागृत हो जाती है जो उनको, उनके मन में ऐसी इस प्रकार के विचार लाती है ताकि वह वहां पर वह खरे उतरते हैं। अब देखिए, यदि किसी का जन्म होता है चौथे चरण में, अगर चौथे चरण में जन्म होता है तो उसके चंद्रमा और चंद्रमा, क्योंकि दोनों के अधिपति चंद्रमा हो गए, तो डबल चंद्रमा हो गए यहाँ पर। तो जब चंद्रमा डबल हो गए तो वो क्या करेंगे, वो व्यक्ति को क्या करेंगे, इमोशनल कर देंगे। ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा, भावुक होगा, बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाएगा, क्योंकि चंद्रमा मन है और मन
अधिक मन की सुनोगे तो कैसा होगा, मन की अधिक सुनोगे तो भावनाएं जन्मेंगी और भावनाएं व्यक्ति को भावुक बना ही देती हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ठा से जिनका नामाक्षर होगा और चौथे चरण में जन्म हुआ हस्त नक्षत्र के, तो ऐसे व्यक्तियों में ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये सभी के लिए सामान्य जानकारियां हैं जो कि कन्या राशि से संबंधित है, लेकिन जो आपकी जन्मांक चक्र है उसमें बैठे हुए जो प्लेनेट्स हैं उनका भी अपना एक अलग ही अहम भूमिका है। तो उनको आप ये नहीं कह सकते कि अपने कन्या राशि या कन्या लग्न की जो विशेषताएं बताती है उस सब में बिल्कुल दिखेंगी, थोड़ा बहुत उनमें उनका असर रहेगा, प्रभाव रहेगा। और जो लग्न है वह कितनी बलवान है उसके आधार पर भी, राशि कितनी बलवान है उसके आधार पर भी ये उसमें गुण उतने ही बढ़ते चले जाते हैं, और यदि वो कमजोर है तो उतने ही कम होते चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम आ जाते हैं चित्रा नक्षत्र पर। चित्रा नक्षत्र के स्वामी होते हैं विश्वकर्मा, और चरण 1 पर पे अक्षर होगा। तो जिनका भी नाम पे अक्षर से शुरू होता है उनके अधिपति कौन हुए, सूर्य, मंगल और सूर्य। तो मंगल राजा है और सूर्य क्या है, सेनापति है। तो ये क्या होंगे, उस व्यक्ति के अंदर अधिकार की भावना को बढ़ा देंगे, क्योंकि राजा क्या होता है, राजा को ये दिखता है कि उसके पास जो कुछ है वह उसका अधिकार क्षेत्र में है, तो अधिकार उसी का है, सब वस्तुओं पर अधिकार उसका ही है। तो उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर अधिकार की भावना अधिक होती है, वह हर वस्तु पर अपना अधिकार जमाता है। देखिए आगे देखिए, अगर किसी का नामाक्षर पो है तो उसका अर्थ है कि वो चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में व्यक्ति का जन्म हुआ है। तो चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में उस व्यक्ति का जन्म हुआ है, क्या है, अगर पो है। और देखिए यहाँ पर मंगल और बुध इसके क्या हो जाते हैं, अधिपति हो जाते हैं। मंगल और बुध इसके अधिपति हो जाते हैं। तो मंगल बुध के अधिपति होने से, क्योंकि मंगल और बुध अधिपति होंगे तो मंगल आवेशी करेगा उस व्यक्ति को, क्योंकि बुध वाणी है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, वो बहुत जल्दी दुखी भी होता है और बहुत जल्दी उसे गुस्सा भी आता है, क्योंकि वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। तो उसके अंदर हमेशा इस तरह के विचार आते हैं कि उसके बारे में लोग गलत क्यों सोचते हैं। तो भावनात्मक रूप से ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है और लोगों से उसे बहुत ज्यादा लगाव होता है। तो ये एक सामान्य जो नक्षत्र के आधार पर कन्या राशि की जानकारी। तो आप समझ चुके हो कि उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, हस्त नक्षत्र के 4 चरण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, पहला और दूसरा, इनको मिलाकर कन्या राशि बनती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आसानी से आप पहचान सकते हो कि किसकी कन्या राशि है आपके घर में। चलिए यहाँ देखिए, कन्या राशि को एक लड़की है, एक कन्या है, वो हाथ में फूल की एक टहनी को लिए हुए है। तो ये चिन्ह होगा कन्या का, और इसमें स्वामी होते हैं बुध, इस राशि के स्वामी होते हैं बुध। और वहीं ये राशि किस प्रकार की, क्योंकि 6 नंबर की राशि है तो हम इसको सम राशि कहेंगे। सम राशि है और चर राशि है। ये कैसी राशि है, चर, ये आपको ध्यान में रखना है, चर राशि है। और जाति क्या है, तो जाति है, स्वभाव कैसा है इसका, दुस्वभाव राशि है। और यहाँ पर जाति क्या है इसकी, स्त्री जाति है। वर्ण इसका वैश्य है, दिशा इसकी दक्षिण है, रात्रि बलि है, और पृथ्वी तत्व इसके अंदर पाया जाता है। तो राशि और लग्न में अंतर आप जानते ही हो कि राशि और लग्न में क्या अंतर होता है कि इन 12 खानों में कहीं पर भी चंद्रमा यदि 6 नंबर, मतलब जहाँ पर 6 लिखा है वहां पर चंद्रमा विराजमान हो जाए, तो जहां भी चंद्रमा होते हैं वही उसकी राशि हो जाती है। अगर 6 12वें भाव में लिखा हुआ है तब, और वहां चंद्रमा है, तब भी वहां क्या कहेंगे हम कि वह कन्या राशि है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कन्या राशि, जैसे यहाँ पर 6 लिखा है और चंद्रमा है तो उसका अर्थ हो गया ये कन्या राशि है। तो राशि आप समझ चुके हो। अब हम आते हैं लग्न की तरफ। देखिए यहां पर लग्न का विचार आपको करना है। लग्न को समझिए, कन्या लग्न क्या होती है। देखिए राशि समझ चुके, अब लग्न को समझ लीजिए कि यदि पहला घर हमारा लग्न माना जाता है, इसमें 6 लिखा आपको मिल जाए, तो आपकी कुंडली है उसको खोल कर देख लीजिए उसमें क्या लिखा हुआ है। जिस तरह से यहाँ पर 6 अगर लिखा मिल जाए तो इसका अर्थ ये हो गया कि वह कौन सी राशि है, कन्या राशि है, माफ कीजिए कन्या लग्न है। तो कन्या लग्न है। अब कन्या लग्न में आप यहाँ देखिए, दूसरा भाव हो गया, ये तीसरा भाव हो गया,
ये चौथा भाव हो गया, ये पांचवा भाव हो गया, ये छठा भाव हो गया, ये सातवां भाव, ये आठवां भाव, ये नवा भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां और ये 12वां भाव। ये लग्न से हमने इनको देख लिया। अब आपको ध्यान से थोड़ा सा देखना है कि यहाँ पर पाप फलदाता ग्रह कौन से हो जाते हैं। तो पाप फलदाता ग्रह को देखोगे तो जो तृतीय भाव में कौन है, तो मंगल को यहाँ देखिए, ये तीसरे भाव में है। तो अष्टम, ये अष्टम से अष्टम हो गया, अष्टम से अष्टम हो गया, तो ये तृतीय भाव हो गया, जो कि त्रिक भाव हो गया। अष्टम से त्रिक भाव, तो अष्टम से अष्टम, तो ये यहाँ से पाप फलदाता हो गया तीसरा। और यहाँ स्वयं भी क्या है, दोनों ही तरीके से हम देखें तो दोनों ही तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अष्टम से अष्टम, यहाँ पर अष्टम से अष्टम की स्थिति किसकी बनती है, मंगल की बनती है, क्योंकि यहाँ आज लिखा हुआ है 8, 8 का अर्थ हो गया वृश्चिक राशि जिसके स्वामी होते हैं मंगल, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 जिसका अर्थ होता है मेष राशि, और मेष के स्वामी भी कौन होते हैं, वे भी मंगल होते हैं। तो ये तृतीयेश और अष्टमेश होने की वजह से पाप फल को देने वाले होते हैं। अब देखिए दूसरे आते हैं सूर्य। तो सूर्य को आप यहाँ देखिए, ये 12वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। यहाँ पर ये त्रिक भाव है, 12वें भाव, यहाँ पे ये सूर्य बैठ के क्या हो जाते हैं, 12वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। और तो ये व्ययेश हो जाते हैं, अधिक खर्च कराते हैं, तो कोर्ट कचहरी इस तरह के खर्चे अधिक कराएंगे क्योंकि यहाँ बैठे हुए होंगे। तो ऐसे सूर्य क्या होंगे, ये भी पाप फलदाता ही माने जाएंगे इस कुंडली में। तो इस कुंडली में कभी भी जो कन्या लग्न की कुंडली है तो वहां पर कभी भी माणिक के जो सूर्य का रत्न है वह नहीं पहनाना चाहिए। देखिए अब देखिए अल्प पाप फलदाता या अल्प शुभ फलदाता, जो कुछ शुभ फल भी देंगे कुछ अशुभ फल भी देंगे, तो उनको भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर गुरु को देखते हैं, गुरु बृहस्पति को। तो बृहस्पति क्या है, सप्तमेश, तो यहाँ सप्तमेश, यहाँ 12 लिखा है, इसका मतलब मीन राशि, तो बृहस्पति सप्तमेश हो गए यहाँ पर। और सप्तमेश क्या हो गया, मारक भाव हो गया, तो मारक भाव हो गया सप्तमेश। और यहाँ पर सप्तमेश मारक भाव हो गया, साथ ही साथ ये दूसरे हो जाते हैं सुखेश, सुख देने वाले। तो यहाँ पर एक स्थिति से तो ये पाप फल देंगे, एक स्थिति से क्या हो जाते हैं, ये शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये अल्प पाप फल अल्प शुभ फल देने वाले होते हैं गुरु। बाकी इनके बारे में नीचे और टिप्पणी में मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ गुरु की स्थिति कन्या लग्न में ये होती है, तो गुरु के मंत्र जाप करने चाहिए, शनि मंगल और सूर्य के भी मंत्र जाप करने चाहिए, इनका दान करना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा है, तो चंद्रमा क्या है, लाभेश होते हैं। तो लाभेश ये पाप स्थान माना जाता है, तो ये अल्प पापी हो जाते हैं क्योंकि चौथे भाव 12वें 11वें भाव के हैं, एकादश भाव के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है। क्योंकि देखिए कैसे होता है, इसको आपको समझिए क्यों ये पाप फल है, क्योंकि ये माता को कहीं ना कहीं परेशानी देता है। कैसे देगा, ये देखिए हमारे कुंडली में जो चौथा घर होता है ये 4th हाउस है, लग्न से, ये लग्न है, लग्न से 4th हाउस है चौथा, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर काउंट करेंगे तो 8वां कौन सा बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये अष्टम घर बैठ गया। तो माता के भाव से या सुखों के भाव से अष्टम है, इसलिए हम इसको पाप फल दाता भी मानेंगे। तो यहाँ पर ये चंद्रमा क्या हो जाते हैं, लाभेश होकर ये भी पाप फल देने वाले होते हैं। तो कहीं अगर ये कुछ सुखों में वृद्धि करेंगे तो वहीं माता के सुख में कमी भी करेंगे, इनमें जितनी वृद्धि होगी उतनी माता के सुख में कमी होगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं इनका जो रिलेशन है आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ये पाप फलदाता होते हैं एकादश भाव में, क्योंकि ये सुखों को प्रभावित करते हैं, सुखों में कमी लाते हैं। जितने ये ज्यादा स्ट्रांग होंगे उतने सुखों में कमी लाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर ये चंद्रमा हो जाते हैं लाभेश, तो ये कुछ शुभ फल भी देंगे कुछ पाप फल भी देंगे। इसी तरीके से शनि जो है वो पंचमेश और षष्ठेश होते हैं, शनि पंचमेश। अब शनि को देख लेते हैं, तो शनि को देखेंगे तो शनि इस कुंडली में क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ ये पंचम भाव है, त्रिकोण भाव है और ये त्रिक भाव है। तो ये त्रिकोण और त्रिक के दोनों के स्वामी हो गए। तो एक तरफ से ये शुभ देंगे त्रिकोण के आधार पर क्योंकि यहाँ पर उनकी मकर राशि है, वहीं दूसरी तरफ ये जो छठे भाव के स्वामी है तो छठे भाव के ये षष्ठेश हो जाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार के रोग दे सकते हैं जो कि देरी से ठीक होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ शुभ फलदाता और कुछ अब अशुभ फलदाता हो जाते हैं, क्योंकि त्रिकोण के भी स्वामी हैं, संतान भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर ये शुभ फल भी देते हैं और कुछ अशुभ फल भी देते हैं। लेकिन ये कन्या लग्न की कुंडली में मार्केश होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कन्या लग्न की कुंडली में मार्केश ही बनते हैं, क्योंकि अपना बुरा प्रभाव ये अधिक देते हैं।
अब देखिए शनि को देख लिया, अब हम आते हैं शुक्र की तरफ। तो शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र जो कि शुभ फलदाता है, यहाँ पर शुभ फलदाता में शुक्र देख रहे हैं, जो कि धनेश और भाग्येश होते हैं। धनेश कौन सा हो गया, धनेश ये स्थान हो गया, ये सातवां, जहाँ सात लिखा हुआ है, दूसरा लग्न से दूसरा, और धनेश स्थान। और ये कौन से हो जाते हैं, कर्मेश। तो यहाँ कर्मेश शुक्र भाग्येश होते हैं। ये भाग्येश दो लिखा है ना, दो, दो का मतलब वृषभ राशि, तो इन दोनों के स्वामी हैं। तो ये भाग्य भाव के स्वामी हो गए, पिता भाव के स्वामी हो गए, और ये धन भाव के स्वामी हो गए। तो शुक्र यहाँ पर क्या हो जाते हैं, शुभ फल देने वाले हो जाते हैं, क्योंकि ये भाग्य से, इसलिए ये शुभ फलदाता होंगे। और उधर धनेश भी है, तो शुभ फलदाता ये अधिक होते हैं कन्या लग्न की कुंडली में। और देखिए यहाँ पर बुध को और देखते हैं, बुध को देख लेते हैं। बुध क्या करते हैं इस कुंडली में, बुध, तो बुध इस कुंडली में लग्नेश होते हैं, क्योंकि जहां 6 लिखा है इसका अर्थ है कन्या, कन्या राशि के स्वामी बुध, वहीं साथ ही साथ ये कर्मेश भी हो जाते हैं। इसलिए ये सबसे शुभ ग्रह होंगे इस कुंडली के। बुध कन्या लग्न की कुंडली के सबसे शुभ ग्रहों में से एक होते हैं कन्या लग्न की कुंडली के लिए। तो जो भी जिनका भी कन्या लग्न है उनके लिए बुध अच्छे होते हैं, कर्म भाव के स्वामी होते हैं, व्यापार की तरफ उनको लेके जाते हैं, और अच्छी अच्छी जॉब भी उनको दिलवाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान में आपको रखना है। तो ये मैंने जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इससे संबंधित आपको दे दी। देखिए यहाँ पर महर्षि पाराशर कहते हैं कि जो कन्या लग्न की कुंडली है उसमें शनि ही मार्केश है, और जो अन्य मंगल आदि जो ग्रह हैं ये मार्केश साहचर्य के आधार पर, अगर किसी मार्केश के साथ में आ गए, उसके साथ में इनका संयोग बन गया, तो उस आधार पर ही ये मार्केश होते हैं। लेकिन अनिष्ट कारक हो सकते हैं, बुरा फल देंगे लेकिन मारेंगे नहीं। मार्केश के साथ अगर बैठ गए तो मार्केश हो गए। वहीं बुध और शुक्र, यदि ये जो कुंडली में बुध और शुक्र हैं यही इसमें योग कारक है, जिनमें जो बुध है वह सर्वाधिक योग कारक ग्रह होता है। बाकी जो प्लेनेट्स हैं जो अशुभ फलदाता है उनकी शांति, अपनी जो भी कन्या लग्न की कुंडली वाले हैं वह इनकी शांति जरूर रखें, इनका मंत्र आदि इनके करते रहें, ताकि इससे ये शांत रहें। जब भी आप देखिए आपकी कुंडली में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कौन कौन से ग्रह इस समय चल रहे हैं, गोचर में कौन चल रहे हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए अगर वो आपके लिए अनिष्ट कारक हैं तो आप उन ग्रहों के शांति के लिए स्वयं के द्वारा जो मंत्र हैं, जो इनके बीज मंत्र हैं, उनको जरूर जपना प्रारंभ कर दीजिए। चलिए अब हम थोड़ी सी जो डिटेल है कि किस तरह का जो कन्या राशि का व्यक्ति है, कन्या लग्न का व्यक्ति है, ये किस तरह के होते हैं, इनकी आदत किस तरह की होती है। तो देखिए जो कन्या राशि की हम बात करें तो कन्या राशि है, कन्या राशि में जब भी चंद्रमा क्या करते हैं, कन्या राशि में जाते हैं तो वह जन्म राशि क्या मानी जाती है, कन्या मानी जाएगी, ठीक है। और ऐसे लग्न में जो जातक का जन्म होता है उस पर कन्या राशि का प्रभाव बिल्कुल दिखाई देता है आपको। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनमें कफ और पित्त की प्रकृति पाई जाती है, कफ प्रकृति, और जल्दी सर्दी जुकाम हो जाना, और गर्मी में उनको ज्यादा गर्मी लगना, ये उनकी स्थिति होती है। और सौंदर्यवान होते हैं ऐसे व्यक्ति, विचारशील भी होते हैं, वो काफ़ी थॉटफुल पर्सन होते हैं, बहुत ज़्यादा विचार रखते हैं, सोचते हैं, अच्छे अच्छे विचार भी रखते हैं। तो विचार कैसे ही भी हो सकते हैं, जिस प्रकार के ग्रह की दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई, अच्छे की पड़ गई तो विचार उत्तम होते चले जाएंगे, खराब की पड़ गई तो ऐसे व्यक्ति शक्की टाइप के भी हो जाते हैं, जो शक करते हैं अधिकतर। संतान युक्त भी होते हैं, संतान होती है इनके, स्त्री से ये जो होते हैं ऐसे व्यक्ति स्त्री की बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जो उनकी पत्नी होती है उसके आगे एक तरह से नतमस्तक रहते हैं, उनकी बातों का चाहे दिखाएंगे नहीं लेकिन रहेंगे। ये आप जो कन्या लग्न की कुंडली है उनमें आप देख सकते हो। वहीं थोड़े से डरपोक, अंदर से डरपोक होते हैं लेकिन बाहर से दिखाते हैं कि नहीं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, थोड़े काम वासना में लिप्त होते हैं, और जो शरीर है इनका बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ये महसूस करते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा दुख है। वहीं ये जो अपने जो परिवार है, परिवार में बहुत ज़्यादा सुखी होते हैं, और पत्नी के साथ इनके संबंध अच्छे होते हैं। गुण और कौशलों में ये सबसे आगे होते हैं, सदैव प्रसन्न रहने वाले होते हैं। कभी कभी ये चिड़चिड़े स्वभाव की भी हो जाते हैं, और इनकी पत्नी अक्सर सुंदर होती है, सुंदर दिखने वाली होती है।
क्योंकि यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा विद्वान होती है, समझदार होती है, क्योंकि इस लग्न के जो जातक हैं उनके जो सप्तम भाव है वहाँ पर गुरु आते हैं, तो गुरु उस की पत्नी को बहुत समझदार ज्ञानी बनाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह बहुत ज़्यादा धीर गंभीर होते हैं, लेकिन वह अपने भाइयों में बुराई जरूर निकालते रहते हैं। कुछ ना कुछ कमियां उनके भाइयों में होती हैं और कुछ ना कुछ कमियां वह निकालते हैं। अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी जो बातें होती हैं बहुत ज़्यादा कटु हो जाती हैं। तो वैसे नाजुक मिजाज होते हैं ऐसे व्यक्ति, और अपनी मन की बातों को अधिकतर अपने अंदर ही छिपाने की कोशिश करते हैं, मन की बात खुद तक ही रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अधिकतर जो होते हैं वह बाल्यावस्था में तो सुखी होते हैं, और लेकिन जो मध्यम अवस्था होती है उसमें सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। अंतिम अवस्था के समय वह कुछ थोड़ा बहुत उनको दुख हो सकता है, क्योंकि ये स्थिति इसमें बनती है। और जो 24 से लेकर 36 वर्ष के बीच में ऐसे लोगों के अक्सर भाग्योदय की स्थिति बनती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में खूब धन और ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, लोगों में चर्चित होते हैं, वो किसी भी रूप में हो लेकिन लोगों के बीच में चर्चा का विषय जरूर वह रहेंगे। देखिए, कन्या जो जातक है, कन्या के जो जातक होते हैं ये क्या होते हैं, काफ़ी संकोची और शर्मीले स्वभाव के आपको देखने के लिए मिलेंगे। और बाकी ये जो संबंधों की बात करें तो उसमें ये थोड़े से झिझक इनके अंदर होती है। शांत प्रिय, एकांत प्रिय, व्यवस्थित ढंग से काम करने वाले, व्यवहारिक भी होते हैं। अन्य राशियों के जातकों की उपेक्षा वो अधिक सेवा भावी भी होते हैं, और हर एक निर्देश का पूरी सावधानी और विस्तार से पालन भी करते हैं। और देखिए, अच्छे और बुरे की पहचान करने की अगर क्षमता की बात करें, जो कन्या राशि वाले हैं उनको बहुत जल्दी अच्छे और बुरे इंसान की पहचान हो जाती है। इनमें इनकी जो स्मरण शक्ति होती है बहुत ही तेज होती है, तीव्र होती है, और ये किसी भी बात को अगर सुन लें तो उसको हमेशा याद रखने वाली इनकी आदत होती है। इतनी तेज इनकी स्मरण शक्ति होती है, और अक्सर ये लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और लोग इनको कहीं ना कहीं कुछ दुख भी दे जाते हैं, जो इनके जीवन में हमेशा वो दुख मलाल बनकर रहता है। लेकिन ये लोग अक्सर प्रयास करते हैं कि अगर कोई इनसे कोई अपशब्द भी कह दे तो ये कोशिश करते हैं कि ये उसे भुला दें। तो ये इनकी स्थिति बनती है। वहीं अगर हम आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो जो कन्या राशि के लोग होते हैं वह एक अच्छे वक्ता होते हैं, उत्तम वक्ता होते हैं। वाणी, क्योंकि यहाँ बुध है तो बुध शुभ फलदाता होते हैं, राजयोग कारक होते हैं, तो वह व्यक्ति को एक अच्छा जो वाणी है, अच्छा वाणी, अच्छा वक्ता बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छा वक्ता होता है, परिश्रमी स्वभाव का होगा, इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत होती है, और ऐसे व्यक्ति अधिकतर वैज्ञानिक खोज व्यापार में सफल होते हैं। साहित्य समीक्षक के रूप में भी आपने देखा होगा कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कुशल रहते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें आगे बढ़ते हैं। आर्थिक दृष्टि से वो अत्यंत सावधान और अल्प व्ययी स्वभाव के होते हैं, कम खर्च करने की कोशिश करते हैं। होता है तो बहुत खर्च करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन प्रयास रहता है कि वह कम खर्च करें। मकान हो गया, भूमि वाहन हो गए, पूंजी निवेश करना हो गया, इन सभी में ऐसे व्यक्तियों को लाभ अधिक प्राप्त होता है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनका स्वास्थ्य अधिकतर सही रहता है, अच्छा रहता है। ऐसे लोगों को जो पाचन संबंधित विकार ज़्यादा होते हैं, पेट की खराबी ज़्यादा होती है, और अगर पेट खराब हो गया तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसे ठीक होने में। साथ ही साथ पेट में अल्सर होने की स्थिति, जिसको कहते हैं पेट में छाले हो गए या घाव हो गए, ऐसी स्थिति भी ऐसे लोगों को बनती है। तो ऐसे लोगों को अपने भोजन में कभी कभी जो मुलहटी है उसके चूर्ण का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि इनका पेट ठीक रहे। तो जैसे 1 महीने में 10 दिन मुलहटी का जो चूर्ण है उसका उपयोग ऐसे व्यक्तियों को कर लेना चाहिए। तो उससे उनका क्या होता है कि जो पेट है, जो पेट में घाव वगैरह की स्थिति बनती है वह नहीं हो पाती है, वह सही रहता है। और देखिए, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो एक लंबी आयु को जीने वाले होते हैं। बुढ़ापे में भी आप देखोगे ऐसे व्यक्ति कम उम्र के दिखते हैं, मतलब जवान दिखेंगे तो अपनी उम्र से कम दिखते हैं ऐसे लोग अधिकतर। और भोजन की अगर वे अनियमितता रखें तो उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वह बिगड़ जाता है,
और इस तरह की उसमें समस्याएं मिलती हैं। आमाशय से संबंधित विकार उनके अंदर हो सकते हैं। सर्दियों में फेफड़ों के रोग भी उनमें देखे जा सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सारी जो स्थिति है ये हर कुंडली में, प्रत्येक कुंडली में आपको दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर कौन से ग्रह की दृष्टि, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि इन जो अच्छे स्थानों में पड़ेगी तो उन दृष्टि के आधार पर भी, उनके बल के आधार पर भी, जो उनका षड बल होगा उसको देखते हुए और जो उनके भाव का बल है उन सभी को देखते हुए जो विवेचन किया जाता है, जो विश्लेषण किया जाता है, वही आप पर 100% खरा उतरता है। तो यहाँ पर ये एक सामान्य जानकारी है जो कन्या लग्न। अब कन्या लग्न में कौन कौन से जो प्लेनेट्स हैं वो नेगेटिव हैं, कौन कौन से पॉजिटिव हैं, यहाँ आप समझ चुके होंगे। और इस राशि का क्या प्रभाव होता है ये भी आप समझ चुके होंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है पूरी जानकारी। और देखिए यहाँ पर कन्या लग्न की और कन्या राशि की हमने बात कर ली। अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।